हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जगदीप बर्थवाल बायोलॉजी ट्यूटोरियल। एंड आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। लास्ट वीडियो में हमने कंपिटेंट होस्ट पढ़ा था, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, है ना। जैसे हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लास्ट वाले वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। तो जब हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो एक सीक्वेंस में होते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले स्टेप में हम अपने डीएनए को आइसोलेट करने वाले हैं। वो हमारा डीएनए किसी भी सेल में हो सकता है, चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या कोई बैक्टीरियल सेल हो। तो वहाँ से पहले हम अपने डीएनए को बाहर निकालने वाले हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। अब हमारा डीएनए तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। हम डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है काफ़ी बड़ा होता है। अब उसको हम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ने वाले हैं। तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ने के लिए हम एक एंजाइम की हेल्प लेते हैं जिसको हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। तो ये जो हमारा डीएनए है इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेगा। लेकिन जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में ही कट लगाता है, ठीक है, जिसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना। तो वो एक पर्टिकुलर जगह पे आके कट लगाएगा आपका कौन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और आपके डीएनए के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में या पार्ट्स में तोड़ देगा। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा हो गया आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अब डीएनए को हम छोटे छोटे पार्ट में तो तोड़ चुके हैं, लेकिन उसमें से भी हम आइसोलेट करने वाले हैं अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट या सेगमेंट को। क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमारे काम का है। ओके, देन उसके बाद लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू अ वेक्टर। अब हम लाइगेशन मतलब जोड़ने वाले हैं इस डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट या हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको हम एक वेक्टर के साथ जोड़ने वाले हैं। वेक्टर क्या करता है? वेक्टर हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को या हमारे डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को होस्ट सेल तक लेके जाता है। तो हमने अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को या डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को उस वेक्टर के साथ, जो खासकर हमारा प्लास्मिड होता है, प्लास्मिड क्या होता है हमने पहले वीडियोस में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने अपने डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट या जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक वेक्टर के साथ जोड़ दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा है ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। अब हम ये जो हमारा वेक्टर है जिसके साथ हमारा डीएनए जुड़ गया है इसको एक होस्ट में भिजवाने वाले हैं। अब जो होस्ट है, होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने वाले हैं। बेसिकली होस्ट के अंदर हम ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा ये जो वेक्टर है जिसके साथ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा है ये उस होस्ट के अंदर जाएगा, रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, और रेप्लिकेट करने के बाद हमारे क्या करेगा, हमारे लिए डिजायर्ड प्रोडक्ट या कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बना के देगा। ओके, आगे कह रहा है कल्चरिंग द होस्ट सेल इन अ मीडियम एट लार्ज स्केल। अब आपने ट्रांसफर तो कर दिया अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट या डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट किसी होस्ट के अंदर, लेकिन अब वो होस्ट अच्छे से ग्रो करे उसके लिए हम उसको एक कल्चर मीडियम में डालेंगे, ठीक है। कल्चर मीडियम क्या होता है? वो सारी चीज़ें, वो सारी कंडीशंस हम उस होस्ट को देंगे ताकि वो हमारे लिए यूजफुल प्रोडक्ट बना के दे। वो होस्ट हमारा कोई बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है, कोई प्लांट सेल भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको हमने एक कल्चर मीडियम में डाल दिया ताकि ये लार्ज स्केल में हमारे लिए प्रोडक्ट बनाए। अब प्रोडक्ट बन गए तो लास्ट स्टेप क्या होगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब उस होस्ट सेल के अंदर, मान लो बैक्टीरियल सेल है, उसके अंदर हमारे प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया, तो अब उस प्रोडक्ट को वहां से एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट स्टेप हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे हमारी एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल या कह लीजिए डीएनए। अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है। ज़्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। आपको पता है न्यूक्लिक एसिड डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, लेकिन उसमें से भी अगर हम मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो डीएनए न्यूक्लिक एसिड ही है, आपको ये पता है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखिए जो डीएनए हमारा सेल के अंदर है, आपको पता है हम चाहते हैं कि वो हमें प्योरेस्ट फॉर्म में मिले या प्योर फॉर्म में मिले। अब डीएनए हमें प्योर फॉर्म में मिले, क्यों मिले? क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो डीएनए पे अपना एक्शन तभी कर पाता है जब डीएनए प्योर फॉर्म में हो। तो हमारा पहला काम ये है कि हम डीएनए को प्योर फॉर्म में बाहर
निकालें, ताकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस उस पर अपना काम कर सके। आगे देखिए, ये हमें पता है कि जो डीएनए है वो मेम्ब्रेन्स के अंदर, है ना, बंद रहता है ना। मेम्ब्रेन्स हम जानते हैं, वो आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लीजिए, और अगर कोई बैक्टीरियल सेल है या प्लांट सेल है तो सेल मेम्ब्रेन हो सकती है। तो डीएनए हमारा मेम्ब्रेन के अंदर है, देन हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के भी अंदर है ना। तो हमें इन मेम्ब्रेन्स को भी ब्रेक करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि डीएनए हमारा बाहर निकले, डीएनए को हम आइसोलेट कर पाएँ, तो हम डायरेक्ट तो निकाल नहीं पाएंगे, उसके लिए हमें इन सारी मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इन मेम्ब्रेन्स को ब्रेक करने की बात करें तो उसके लिए हम अलग अलग एंजाइम्स की हेल्प लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि एक सेल के अंदर काफ़ी सारे और भी मैक्रोमोलिक्यूल्स रहते हैं। सेल के अंदर काफ़ी सारे और मैक्रोमोलिक्यूल्स रहते हैं, जैसे आपका आरएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गया, कुछ पॉलीसेकेराइड हो गए, कुछ लिपिड्स हो गए। अब हमें तो सिर्फ डीएनए चाहिए, यानी हमें आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड या लिपिड्स से कोई मतलब है नहीं। प्रोटीन्स भी होते हैं, ठीक है, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। तो हमें इन सबको हटाना पड़ेगा ताकि हम प्योर फॉर्म में डीएनए को बाहर निकाल पाए। अब इन सबको हटाने के लिए कुछ एंजाइम्स हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। मान लीजिए कि हम डीएनए जहां से निकाल रहे हैं वो बैक्टीरियल सेल के अंदर है। अगर डीएनए हमारा किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर है तो उसकी सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए हम जिस एंजाइम का यूज करेंगे उसको हम कहते हैं लाइजोजाइम। ओके, मान लीजिए हमारा जो डीएनए है वो किसी प्लांट सेल के अंदर है। तो प्लांट सेल के अंदर अगर हमारा डीएनए है तो उसकी सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए हम जिस एंजाइम की हेल्प ले रहे हैं उसको हम कहते हैं सेलुलेस। ओके, उसके बाद मान लीजिए कोई फंगस के अंदर हमारा डीएनए है, फंगस से हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, तो उसकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। तो एंजाइम हमने कौन सा यूज किया? काइटिनेस। ओके, अब आपको पता है कि जो हमारा डीएनए है वो काफ़ी लंबा होता है ना। 2.2 मीटर का अगर हम अपने मैमेलियन सेल में देखें 2.2 मीटर लंबा आपका डीएनए होता है, ठीक है। लेकिन वो डीएनए भी एक प्रोटीन के चारों ओर लिपटा होता है। डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज है और एक प्रोटीन होता है जिसको हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, उसके चारों ओर वो लिपटा होता है और वो हिस्टोन प्रोटीन आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो हमारा डीएनए एक प्रोटीन के चारों ओर लिपटा हुआ है जिसको हम कहते हैं हिस्टोन। अब हमें तो सिर्फ डीएनए चाहिए, मुझे तो इस हिस्टोन प्रोटीन से भी मतलब नहीं है, तो मुझे इस हिस्टोन प्रोटीन को भी हटाना पड़ेगा। इस हिस्टोन प्रोटीन को अगर मुझे हटाना है तो मैं हेल्प ले रहा हूं एक एंजाइम की जिसको हम कहते हैं प्रोटीएस। यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हम लोग प्रोटीएस एंजाइम की हेल्प लेते हैं। ओके, साथ ही साथ मान लीजिए आरएनए है सेल के अंदर, तो आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए या हटाने के लिए हम जिस एंजाइम की हेल्प ले रहे हैं उसको हम आरएनएस या राइबो न्यूक्लियस कहते हैं। तो इन एंजाइम के नाम तो पहले आपको याद होने चाहिए, बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि अगर बैक्टीरियल सेल से डीएनए निकालना है तो एंजाइम कौन से लिया है? लाइजोजाइम। प्लांट सेल से अगर डीएनए को निकालना है, आइसोलेट करना है, तो एंजाइम लिया सेलुलेस। फंगस से निकालना है अगर हमें अपने डीएनए को तो काइटिनेस। अगर हमें सेल के अंदर कुछ प्रोटीन्स देखने को मिल रहे हैं तो उन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमने यूज किया प्रोटीएस। अगर सेल के अंदर आरएनए है तो आरएनए को डाइजेस्ट कराने के लिए हमने किया आरएनएस एंजाइम का यूज किया। ओके, अब देखिए, अब सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स को या कह लीजिए सारी इंप्योरिटीज को हमने हटा दिया। अब बचा सिर्फ और सिर्फ मेरा डीएनए। अब डीएनए को मैं बाहर निकालने वाला हूं, प्रेसिपिटेट आउट करने वाला हूं। तो डीएनए को बाहर निकालने के लिए या प्रेसिपिटेट करने के लिए मैं ऐड करूंगा चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल का मैं यूज करूंगा और मेरा डीएनए उस सस्पेंशन में जहां मेरा डीएनए मौजूद है, ठीक है, मुझे फाइन थ्रेड्स के रूप में दिखेगा। यानी कि लास्ट में जब सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स को मैंने डाइजेस्ट करवा दिया, अब मैं चिल्ड इथेनॉल के साथ डीएनए को ट्रीट करवा रहा हूं ताकि वो बाहर निकल आए, प्रेसिपिटेट आउट हो पाए, ठीक है। और सस्पेंशन में मुझे वो फाइन थ्रेड्स की तरह दिखेगा। अगर आप अपनी एनसीईआरटी में देखेंगे तो एक डायग्राम दिया हुआ है आपका पेज नंबर 201 पे, ठीक है। तो ये सस्पेंशन में हमारा क्या है? डीएनए है। हमने चिल्ड इथेनॉल के साथ ट्रीट किया तो हमें कुछ फाइन थ्रेड्स के रूप में ये डीएनए देखने को मिल रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ये फाइन थ्रेड्स के रूप में हमें हमारा डीएनए देखने को मिल रहा है। तो इस डायग्राम को देखिएगा और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, जब हम चिल्ड इथेनॉल के साथ ट्रीट करवा रहे हैं डीएनए को तो इसे नाम दिया गया है स्पूलिंग का, ठीक है। ये जो प्रोसेस है इसको स्पूलिंग कहा गया। आप देखेंगे भी डायग्राम में आपका यहाँ पे इन्होंने ये स्पूलिंग वर्ड यूज किया है। डीएनए दैट सेपरेट्स आउट कैन बी रिमूव बाय स्पूलिंग। ओके, तो ये स्पूलिंग वर्ड आपको ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा।
नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।